Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका Rankers English Education के इस ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म पे दिल की गहराइयों से स्वागत है। My dear all, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 4 चैप्टर पढ़ाई कर चुके हैं पोइट्री सेक्शन का, और आज हम लोग बात करेंगे 5वें चैप्टर को लेकर के, 5वें लेसन को लेकर के, जिसका नाम है एन एपिटाफ। जब हम लोग बात कर ही दिए एन एपिटाफ को लेकर के, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर एन एपिटाफ को जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्टर डे ला मेयर। यानी वॉल्टर डे ला मेयर साहब के द्वारा लिखा गया ये खूबसूरत सा पोएम आपके दिल और दिमाग दोनों में छापने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, और इस बात का मैं एश्योरेंस देता हूं कि आपके दिल और दिमाग दोनों में छप जाएगा। तो एक बार मैं आपको याद दिला दूं मेरे भाई कि अभी जिस बैच में आप स्टडी कर रहे हो उस बैच का नाम है रैंकर्स बैच। एक ऐसा बैच जो आपको टॉपर्स लिस्ट में शामिल करेगा, एक ऐसा बैच जो आपको टॉप रैंक निकाल करके देगा। मैं हमेशा से एक ही बात बोलता हूं, रैंकर्स हूं, रैंकर्स बनाऊंगा। तो आओ मेरे भाई सभा को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। जरा गौर से देखना, एक एक चीज को समझने की कोशिश करना, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं मेरे भाई, ताकि आपको कहीं से किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, कहीं से किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। और वॉल्टर डे ला मेयर वाज बोर्न ऑन 25 April 1873 in the village of Charlton in Kent, England, and died in 22 June 1956। मेरे भाई ये जो वॉल्टर डे ला मेयर साहब है ना, इनका जन्म बेसिकली 25 अप्रैल 1873 को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 25 अप्रैल 1873 को इनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था मेरे भाई? तो इंग्लैंड के एक छोटे से शहर जिसका नाम है केंट, और वहीं एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है चार्ल्टन, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। एंड डाइड इन 22 जून 1956, और इनका जो देहांत है मेरे भाई, इनका जो मौत है, ये बेसिकली 1956 में हुआ था। एक बार फिर से याद रखना, वॉल्टर डे ला मेयर का जन्म कब हुआ था? 1873 में। वॉल्टर डे ला मेयर का डेथ कब हुआ था? आपका जवाब होगा कि सर 1956 में। He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London। अरे भैया एक बात मैं बताना चाहता हूं वॉल्टर डे ला मेयर के बारे में। सबसे पहली बात कि वॉल्टर डे ला मेयर का जन्म हुआ था 1873 में। कब हुआ था? 1873 में। कहां पैदा हुए थे? इंग्लैंड में। इनका देहांत कब हुआ था? 1956 में। अरे मेरे भाई एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो वॉल्टर डे ला मेयर साहब है ना, ये केवल 4 साल के थे तभी इनके पिताजी इनको छोड़ करके चले गए थे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर से पिता का साया केवल और केवल 4 साल की एज में उठ चुका था। जैसे ही इनके पिताजी इनको छोड़ करके चले गए, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उस केस में इन्होंने क्या किया पता है मेरे भाई? सारे के सारे फैमिली को लेकर के और लंदन में जाकर के शिफ्ट हो गए। अरे भैया ये रह रहे थे चार्ल्टन में, लेकिन जैसे ही 4 साल की एज में इनके पिताजी का देहांत हुआ, ये बंदा क्या किया, सारे के सारे परिवार को लेकर के लंदन में जाकर के शिफ्ट हो गए। इंग्लैंड का एक शहर है लंदन, वहां पे जाकर के ये शिफ्ट हो गए। Got my point? He is called a short story writer and novelist। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वॉल्टर डे ला मेयर साहब है ना, ये बेसिकली एक लघु कथाकार है। क्या है मेरे भाई? लघु कथाकार है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, लघु कहानीकार है, और इसके साथ साथ ये एक नोवेलिस्ट भी है। नोवेलिस्ट का मतलब होता है एक उपन्यासकार भी है। मतलब आपको एक चीज याद रखना है कि ये शॉर्ट स्टोरी राइटर के साथ साथ नोवेलिस्ट भी थे। इतना चीज आप अपने दिल और दिमाग दोनों में फिट कर लेना। बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड के ऊपर मेरे भाई, और ये रहा आपके सामने अगला स्लाइड। His important works are songs for children and peacock pie। एक चीज मैं बता दूं आपको, इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। जिस तरीके से अगर आपको याद होगा मेरे प्यारे साथियों, जॉन डन को लेकर के मैंने बात किया था, तो जॉन डन के भी इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, जैसे सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सरमन्स, सटायर्स एंड एलिगीज। जब हम बात कर रहे थे वॉल्ट विटमैन को लेकर के, उसके भी उनके भी इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, जैसे लिप्स ऑफ ग्रास जो कि 1855 में पब्लिश हुआ था, दूसरा ड्रम टैप्स जो कि 1866 में पब्लिश हुआ था। इन द सेम वे माय डियर ऑल, जो वॉल्टर डे ला मेयर है ना, इनके भी फेमस क्रिएशन है, इनके भी इंपॉर्टेंट वर्क्स है। जैसे सबसे पहला सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। क्या है पहला मेरे भाई? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। दूसरा पीकॉक पाई। दूसरा क्या है? पीकॉक पाई। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना मेरे भाई। जब हम लोग बात कर रहे थे इस जॉन डन को लेकर के, अगर आपको याद होगा, तो जब हम लोग बात कर रहे थे जॉन डन को लेकर के, तो जॉन डन साहब को बेसिकली मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। कौन सा मेरे भाई? आप बोलोगे सर इनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। जब हम लोग बात कर रहे थे वॉल्ट विटमैन को लेकर के,
अगर आपको याद होगा ना, जब हम लोग बात कर रहे थे वॉल्ट विटमैन को लेकर के मेरे भाई, तो इनको बेसिकली पीपल्स पोएट का दर्जा दिया गया। कौन सा पोएट? आप बोलोगे सर पीपल्स पोएट का दर्जा दिया गया। और मेरे भाई जब हम लोग बात कर रहे थे जॉन किट्स को लेकर के, तो जॉन किट्स को कौन सा पोएट कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा कि सर ये जो जॉन किट्स थे ना, इनको बेसिकली रोमांटिक पोएट कहा जाता है। कौन सा पोएट? आप बोलोगे सर रोमांटिक पोएट कहा जाता है। एग्जैक्ट इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, एग्जैक्ट इसी तरीके से ये जो वॉल्टर डिलामेयर साहब है ना, ये बेसिकली बच्चों के लिए ज्यादा लिखते थे। इसी वजह से वॉल्टर डिलामेयर साहब को बेसिकली चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है। कौन सा पोएट? चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है। रे भैया इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिया हूं ना, ये 2 करोड़ का क्वेश्चन है, 2 करोड़ का। बात समझ में आया? याद रखना, जब हम लोग बात करेंगे वॉल्टर डिलामेयर को लेकर के, तो आपके दिमाग में यह बात रहना चाहिए कि सर वॉल्टर डिलामेयर साहब को बेसिकली चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है, बच्चों का कवि कहा जाता है। आगे देख लो मेरे भाई, आगे देख लो। तो मैंने बोला कि सर हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। इनका जो इंपॉर्टेंट क्रिएशन था, इंपॉर्टेंट रचना था, उसमें सबसे पहला था जिसका नाम था सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। दूसरा मेरे भाई जिसका नाम है पीकॉक पाई, विच डेपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। ये पूरे के पूरे जो चीज है ना, ये बेसिकली सपनों की दुनिया को दर्शाने की बात करती है। कौन चीज? तो ये जो 2 गो आपके सामने क्रिएशन दिख रहा है ना, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई, ये दोनों के दोनों जो वर्क्स है, किनका? तो वॉल्टर डिलामेयर साहब का। ये बेसिकली सपनों की दुनिया को दिखाने का काम करती है, यानी इसमें सपनों की दुनिया के बारे में जिक्र किया गया है। आगे देखो, ही वॉज अ पोएट ऑफ चिल्ड्रन। ये बेसिकली बच्चों के कवि है, ये बेसिकली बच्चों के कवि है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि इनको बेसिकली बच्चों का कवि कहा जाता है। He wrote many poems and novels. इन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी, बहुत सारे उपन्यास लिखे। He is a famous for listeners come hither. रे भैया ये बेसिकली फेमस हुए थे, ये बेसिकली जाने जाते हैं, ये बेसिकली प्रसिद्ध हुए थे लिसनर कम हिदर के द्वारा। बात समझ में आया मेरे भाई? मैं उम्मीद करता हूं कि इतना चीज आपके दिमाग में छप गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये है मेरे भाई। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलंकोली। अरे भैया मैं एक चीज बता देता हूं, याद करो जब हम लोग पढ़ा रहे थे, जब मैं पढ़ा रहा था आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, उस केस में मैंने आपको बताया था कि सर ये जो टाइप है ना इसका, ये एक लव पोएम है या फिर मेटाफिजिकल पोएम है। जब हम लोग बात कर रहे थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लेकर के, उस केस में मैंने बताया कि ये बेसिकली सोशल पोएम है। जब हम लोग बात कर रहे थे मेरे भाई नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट को लेकर के, उस केस में इसका टाइप हम लोगों ने देखा कि सर ये एक लिरिक है, इसलिए इसको हम लोगों ने लिरिकल पोएम बोला। जब हम लोग बात कर रहे थे जॉन किट्स को लेकर के, याद है? अरे याद है मेरे भाई, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, उसको बार बार जाकर के रिवीजन करो। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं एन एपिटाफ को लेकर के। तो सर एन एपिटाफ जो है ना एक मेलंकोली पोएम है। कौन सा पोएम है मेरे भाई? मेलंकोली पोएम है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलंकोली? इस मेलंकोली का मतलब क्या होता है? तो सर मेलंकोली का मतलब होता है उदासीन, उदासीन, जिसमें गम के बारे में चर्चा हो, जिसमें दुख के बारे में चर्चा हो, जिसमें कष्ट के बारे में चर्चा हो, जिसमें कलेश के बारे में चर्चा हो, उसी को हम लोग मेलंकोली बोलते हैं। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर इस पोएम में ना मेलंकोली टच दिया गया है, कहीं ना कहीं उदासीनता वाली भावना को डिनोट करने की बात की गई है। आगे देखो, द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इस पूरे के पूरे चैप्टर में कवि बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं कि आधुनिक समय में इंसान का कंडीशन कैसा है, आधुनिक समय में इंसान का कंडीशन कैसा है, इसके बारे में दिखाने की कोशिश करते हैं। वो आगे कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। अरे भैया एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, बहुत देर से हम सोच रहे थे कि बोल देते हैं, लेकिन याद नहीं आया, अब याद आ गया मेरे भाई। तुम बोलोगे सर वो बातें कौन सी है, तो जरा गौर से सुनो। जब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई वॉल्टर डिलामेयर को लेकर के ना, तो वॉल्टर डिलामेयर साहब को बेसिकली ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था। कौन चीज से? आप बोलोगे सर ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था। मैं पूछूंगा कि सर ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब नवाजा गया था, तो आपका जवाब होगा कि सर ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में नवाजा गया था। अरे कब मेरे भाई? तो 1953 में नवाजा गया था। तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि सर ये तो बताइए कि ऑर्डर ऑफ मेरिट से तो नवाजा गया, लेकिन किसके द्वारा नवाजा गया था? तो याद रखना मेरे भाई, दिल में इसको रख लेना, अभी के अभी खोलो और इसको रखो, क्योंकि दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर।
आप याद रखना कि सर जब हम लोग बात करते हैं वॉल्टर डीलामेयर को लेकर के, तो वॉल्टर डीलामेयर साहब को ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। किसके द्वारा? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। क्वीन एलिजाबेथ वन नहीं, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। यह बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि आपको एक एक चीज यहां पे समझ में आ गई होगी। एक बार मैं इसको रिकैपिचुलेट करता हूं, एक बार इसको मैं आपको रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं, जरा गौर से देखना। सर इस पूरे के पूरे पोएम को लेकर के बात करते हैं। जब हम बात कर ही रहे हैं, गौर से सुनना, जब हम बात करते हैं मेरे भाई एन एपिटाफ को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्टर डीलामेयर। क्या नाम था मेरे भाई? आप बोलोगे सर वॉल्टर डीलामेयर। वॉल्टर डीलामेयर साहब का जन्म 1873 में हुआ था और इनका डेथ जो है ना वो बेसिकली 1956 में हुआ था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने केवल और केवल 5 साल के एज में अपने पिता को छोड़ दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इनके पिताजी इनको छोड़ करके चले गए, और जैसे ही इनके पिताजी केवल और केवल 4 साल की एज में इनको छोड़ करके चले गए, सॉरी 4 साल 5 साल नहीं, जैसे ही इनके पिताजी इनको 4 साल की एज में छोड़ करके चले गए, तो इन्होंने सारे के सारे परिवार के साथ लंदन में शिफ्ट कर लिया अपने आप को। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं मेरे भाई, इनके कुछ फेमस क्रिएशन है, फेमस वर्क्स है, जिसमें पहला सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, दूसरा पीकॉक पाई। पीकॉक पाई जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्टर डीलामेयर। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्टर डीलामेयर। और मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों के दोनों जो क्रिएशन है, ये बेसिकली सपनों की दुनिया को दर्शाने की काम करती है। आई मीन सपनों की दुनिया को दर्शाता है। जब हम बात करते हैं मेरे भाई वॉल्टर डीलामेयर को लेकर के, तो वॉल्टर डीलामेयर साहब को बेसिकली चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है, बच्चों का कवि कहा जाता है मेरे भाई, बच्चों का कवि कहा जाता है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये जो एन एपिटाफ चैप्टर आपके सामने है, एन एपिटाफ पोएम आपके सामने है मेरे भाई, ये बेसिकली इसका टाइप मेलैंकोली है, एक उदासीनता वाली भावना को इंडिकेट करने की बात करती है। जब हम बात करते हैं सर कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में किस बात का जिक्र किया गया है, तो याद दिला दूं मेरे भाई, इस पूरे के पूरे चैप्टर में बेसिकली अभी मॉडर्न जमाने में, आधुनिक जीवन में एक इंसान की स्थिति कैसी होती है, इसको दिखाने का काम किया गया है। वॉल्टर डीलामेयर साहब को क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा 1953 दैट मींस 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि एक एक चीज आपके दिल और दिमाग दोनों में सेट हो गई है। बोलो हाँ। अरे बात समझ में आई सबको? जल्दी से एक बार बता देना मेरे भाई कि बात समझ में आ रही है। प्लीज डू इट फास्ट माय डियर ऑल। बात क्लियर है? चलो, एक इस पूरे के पूरे चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। इस पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में ओवरव्यू आपके सामने देना चाहता हूं। सर ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है एन एपिटाफ, तो यहां पे एक वर्ड आता है एपिटाफ। इस एपिटाफ का मतलब क्या होता है, जरा गौर से सुनना। इस एपिटाफ का मतलब होता है मेरे भाई कब्र। क्या होता है? कब्र। लेकिन कब्र नहीं, इस एपिटाफ का मतलब ये होता है कि सर कब्र में ना एक पत्थर टाइप का बना रहता है जिसपे लिखा रहता है कुछ कुछ चीजें, उसी को बेसिकली एपिटाफ कहा जाता है। लेकिन अभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी आपके दिल और दिमाग में यही बात होना चाहिए कि सर एपिटाफ का मतलब केवल और केवल कब्र होता है, अभी के लिए और कुछ नहीं होता है। इतना बात आप अपने दिमाग में पहले फिट कर लो। गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर इस पूरे के पूरे चैप्टर को लेकर के अगर बात करते हैं ना, तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि सर एक इंसान होता है जिसका नाम होता है वॉल्टर डीलामेयर साहब। और वॉल्टर डीलामेयर साहब ना एक इंसान, एक लड़की को देखी होती है, एक लेडी को देखी होती है, देखे होते हैं, जो लेडी है ना वेस्ट कंट्री से बिलोंग कर रही होती है। अब वो लेडी इस दुनिया में नहीं होती है, और जब ये लेडी इस दुनिया में नहीं है ना, तब जाकर के ये इंसान उसके कब्र पर जाकर के इस लेडी से बातें करने की कोशिश करता है। ये इंसान इसके कब्र पे जाकर के इनसे मीठी मीठी बातें करता है। हो सकता है कि इस इंसान को पहले से ही इससे प्यार हो, इससे लगाव हो, लेकिन ऐसा जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन इनके बातों से, इनके जज्बातों से, इनके एक एक चीज के बोलने के अंदाज से ऐसा पता चलता है मेरे भाई कि इस इंसान को, ये जो वॉल्टर डीलामेयर साहब है ना, इनको कहीं ना कहीं उस महिला से काफी ज्यादा लगाव था, काफी ज्यादा प्यार था। हो सकता है वन साइडेड लव रहा हो, एक तरफा प्यार रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में बेसिकली इस बात का जिक्र किया गया है कि जो बाहरी खूबसूरती होती है ना, वो रियल में कोई खूबसूरती नहीं होती। बाहरी खूबसूरती जो होती है मेरे भाई, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई कदर नहीं होती। एक समय ऐसा आता है ना जब सारी की सारी बाहरी खूबसूरती, ये जो फिजिकल खूबसूरती है, ये गायब हो जाती है। कवि के नजर में फिजिकल खूबसूरती कोई बड़ी खूबसूरती नहीं होती, बाहरी खूबसूरती कोई बड़ी खूबसूरती नहीं होती। ये कवि साफ साफ कहते हैं
एक्सटर्नल ब्यूटी इज नॉट द रियल ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी इज द रियल ब्यूटी। जो बाहरी खूबसूरती होती है वो रियल में खूबसूरती नहीं होती, जो अंदरूनी खूबसूरती होती है ना वो रियल खूबसूरती होती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कवि कहते हैं। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि इस इंसान को उस लेडी से बहुत ज्यादा प्यार था, हो सकता है बहुत ज्यादा मोहब्बत रहा हो, लेकिन ये मिल नहीं पाए हो, इसलिए थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। और ये उनके कब्र पे जाकर के डेली उनके कब्र पे जाते हैं और उनसे बातें करते हैं। अब मैं इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करता हूं मेरे भाई, आराम से सुनिएगा, एक एक चीज आपके दिल और दिमाग दोनों में फिट होता हुआ नजर आएगा। बात क्लियर है? चलो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं। अब सुनना, ये जो कवि है ना, ये जो कवि है वॉल्टर डिलामेर साहब, अब इसके एपिटाफ के पास आ चुके हैं। इस उस वेस्ट कंट्री से जो महिला बिलोंग कर रही थी ना वो इस दुनिया में नहीं है। अब उसके कब्र पे जाकर के ये बातें करते हैं और कहते हैं, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहां जो है ना मेरे भाई एक सबसे खूबसूरत महिला लेटी हुई है। पूरी की पूरी वेस्ट कंट्री की, पूरे के पूरे वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला लेटी हुई है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कवि वॉल्टर डिलामेर साहब कहते हैं। देखो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे और कहते हैं, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ एक सुंदर महिला लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, ये जो लाइट ऑफ स्टेप है ना, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है घूमने फिरने का शौकीन, यानी घूमने फिरने का शौक रखने वाला, घूमने फिरने का शौक रखने वाला, शौकीन बोल सकते हो। ठीक है मेरे भाई, कवि कहते हैं यहां एक खूबसूरत महिला लेटी हुई है। अरे ये वही खूबसूरत महिला है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। वो खूबसूरत महिला है जिसको घूमने फिरने का बड़ा शौक था, जो घूमने फिरने का बड़ा शौकीन थी। उसको बेसिकली किसी भी काम में मन नहीं लगता था, लेकिन हाँ वो एक एक चीज का भ्रमण करना चाहती थी, एक एक चीज को घूम घूम कर देखना चाहती थी। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं, मैं नहीं कवि ये कहना चाहते हैं कि सर इतनी खूबसूरत महिला थी जिसको घूमने फिरने का बड़ा शौक था। वो आगे कहते हैं, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा विश्वास है और मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि वो जो महिला थी ना वो पूरे की पूरे वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कवि वॉल्टर डिलामेर साहब कहते हैं। वो आगे कहते हैं, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। अरे भैया वो इतनी खूबसूरत महिला थी ना कि यकीन मारो इतनी खूबसूरत महिला ना तो कभी पैदा हुई थी ना अभी है, और उम्मीद करता हूं कि ना इतनी खूबसूरत महिला कभी पैदा होगी। कवि के नजर में वो जो महिला थी ना वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा। एक बार इसको मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा गौर से सुनना। यहाँ एक सुंदर महिला लेटी हुई है, यहाँ एक सबसे खूबसूरत महिला लेटी हुई है। वो ऐसी महिला है जिसको घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक है, जिसको घूमने फिरने में बहुत ज्यादा मजा आता है, मुझे इस बात को लेकर के विश्वास है और ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो जो महिला थी ना वो पूरे के पूरे वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला थी। मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूं कि इस तरह की खूबसूरत महिला ना तो आपने कभी देखी होगी, ना देखते हो और ना कभी देखोगे। इस बात का मैं एश्योरेंस देना चाहता हूं। ये मैं नहीं, ये कवि कहते हैं। बात समझ में आ गया मेरे भाई? चलो आगे हम लोग बात करते हैं, जरा गौर से सुनना। वो कहते हैं, एक चीज मैं आपको बताता हूं, जरा गौर से देखो। ये जो लड़की देख रही है ना ये कितनी खूबसूरत है, जरा गौर से देखना। मतलब तुम बोलोगे कि सर ये बहुत खूबसूरत है, अरे है ना, लेकिन कुछ समय के बाद देखो इसका चेहरा कैसा हो जाता है, इसका फेस कैसा हो जाता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं, इस तस्वीर के सहारे मैं ये समझाता हूं मेरे भाई कि देखो अभी कितनी खूबसूरत दिख रही है, चिकनी चमेली दिख रही है, अरे चिकनी चमेली दिख रही है, अभी एकदम चिकनी चमेली है। लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद देखो इसके जो फेस पे जो है ना एकदम झुर्रियां आने लगती है। और यकीन करो मेरे दोस्त, यकीन मानो, जो अपने घर में जो दादा दादी है ना वो भी अपने जमाने में बहुत स्मार्ट हुआ करते थे, लेकिन अभी आप उनको जाकर के देखोगे ना, तो उनके पूरे के पूरे स्किन पे, हर एक जगह का स्किन जो है ना एकदम उसमें झुर्रियां आ गई है। अब उनका जो स्मार्टनेस है ना, जो एक्सटर्नल स्मार्टनेस था मेरे भाई, एक्सटर्नल ब्यूटी था ना, वो धीरे धीरे गायब होती हुई नजर आ रही है। इसलिए कवि ये कहना चाहते हैं कि देखो मेरे भाई, जो बाहरी खूबसूरती होती है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, आप कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, आपके अंदर कुट कुट करके खूबसूरती क्यों ना भरी हो, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई वजूद नहीं होती। एक समय ऐसा आता है जब ये खूबसूरती गायब हो जाती है, ये खूबसूरती पास हो जाती है।
जरा गौर से सुनना, ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, इस वैनिस का मतलब होता है गायब हो जाना। वैनिस का मतलब क्या होगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब होता है गायब हो जाना, गायब हो जाना। वो कहते हैं लेकिन ये जो खूबसूरती है ये गायब हो जाती है, ये पास हो जाती है। However, rare it be, and when I crumble, who will remember? कवि ये कहना चाहते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं कि हालांकि एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और बार बार मैं केवल एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि सर आप कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, आपकी खूबसूरती कितना भी प्रबल क्यों ना हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आप कितना भी एस्नो पाउडर लगा करके एकदम गोरे चिकने क्यों ना बने हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इस दुनिया में तुम्हारी कोई वजूद नहीं रहेगी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आई मीन तुम्हारे खूबसूरती का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आगे वो कहते हैं एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। कभी उस एपिटाफ के पास बैठे हुए हैं, कभी उस कब्र के पास बैठे हुए हैं और उस महिला से बातें करते हैं और कहते हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तब तुम्हें कौन याद करेगा। यानी कवि के कहने का मतलब यह है, कवि के कहने का मतलब यह है कि जब तुम जिंदा थी, जब तुम जिंदा थी तो पूरे के पूरे मोहल्ले में, पूरे के पूरे गांव में, पूरे के पूरे शहर में, पूरे के पूरे देश में केवल और केवल तुम्हारे चर्चाएं हुआ करती थी। लेकिन आज तुम इस दुनिया में नहीं हो तो तुम्हें कोई याद नहीं करता है, तुम्हारे बारे में कोई पूछता तक नहीं है कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान कहां है, नहीं है, किस तरीके से होगी, जहां होगी वो कैसी होगी, अभी कोई नहीं पूछता। लेकिन एक समय हुआ करता था जब तुम्हारी खूबसूरती की हर जगह तारीफ हुआ करती थी, तुम्हारे बारे में हर लोग केवल और केवल बड़ाइयां किया करते थे। लेकिन अब ऐसा समय नहीं रहा। वो कहते हैं कि अभी तो मैं जिंदा हूं तो तुम्हारे कब्र के पास आ जाता हूं और तुमसे मैं बातें करता हूं, लेकिन मेरी जान जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं फाइनली इस दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद करेगा, तुम्हें याद करने वाला कोई नहीं बचेगा। वो आगे कहते हैं दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, और जिस महिला के बारे में हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं ना, वो महिला जो है ना, वो जो लेडी है ना, वो जो खूबसूरत लेडी है, वो बेसिकली वेस्ट कंट्री से बिलोंग कर रही थी, पश्चिमी देश से बिलोंग कर रही थी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों की एक एक चीज आपके दिल और दिमाग दोनों में छप गया होगा। मैंने पूरी जी जान लगा दी है आपको समझाने के लिए, और ऐसा मैं विश्वास करके चलता हूं कि एक एक चीज आपको मैं समझाने में सफल भी रहा। चलिए एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं, एक बार मेरे शब्दों में इसको सुन लो मेरे भाई, आपको याद हो जाएगा, आपके दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाएगा। जरा गौर फरमाना, बस 5 मिनट लूंगा इसको समझाने के लिए और आपके दिल और दिमाग दोनों में मैं बैठा दूंगा। देखो, कवि वोल्टर डिलामेयर साहब एपिटाफ के पास बैठे हुए हैं और उस लेडी से बातें करते हैं और कहते हैं कि तुम एक महिला है जो बेसिकली इस कब्र में लेटी हुई है, इस एपिटाफ में लेटी हुई है। ये एक ऐसी महिला थी, या फिर उसको कहती है कि तुम एक ऐसी महिला थी जो बेसिकली घूमने फिरने का बड़ा शौक रखती थी, लेकिन आज तुम कहीं घूम फिर नहीं रही हो, तुम्हें किसी एक जगह पे दफना करके तुम एक ही जगह पे हो, कहीं तुम घूमना भी चाहोगे तो नहीं घूम पाओगी। वो कहते हैं कि मुझे इस बात को लेकर के विश्वास है कि तुम जो महिला थी वो बेसिकली पूरे के पूरे दुनिया की, आई मीन पूरे के पूरे वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला थी, पूरे के पूरे वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला थी। और मुझे इस बात का यकीन है, मुझे इस बात का विश्वास है, और मुझे इस बात को लेकर के मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं, गारंटी देना चाहता हूं कि तुम्हारे जैसी महिला ना तो पहले थी ना है, और ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं कि तुम्हारे जैसी खूबसूरती आज तक अभी तक आने वाले समय में भी पैदा नहीं होगी। और वो आगे कहते हैं कि देखो मेरी जान, खूबसूरती पास हो जाती है, खूबसूरती पास हो जाती है, खूबसूरती गायब हो जाती है। जो इंसान खूबसूरत होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आई मीन जो एक्सटर्नल ब्यूटी होती है वो एक समय के बाद ढल जाती है, और ये रियल खूबसूरती नहीं होती है। वो आगे कहते हैं कि हालांकि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, तुम्हारी खूबसूरती पहले क्यों ना अच्छी थी, क्यों ना अच्छी थी, जब तुम्हारी खूबसूरती हुआ करती थी, जब तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करते थे, और जब तुम इस संसार में थे उस समय हर एक इंसान केवल और केवल तुम्हारी तारीफ किया करते थे। लेकिन अब तुम्हारी तारीफ नहीं होती है, क्योंकि तुम इस दुनिया में नहीं हो। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं, मैं तुम्हारे बारे में, मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूं, मैं तुम्हारे एपिटाफ के पास आता हूं, तुम्हारे कब्र के पास आता हूं और तुमसे बातें करता हूं, लेकिन जब मैं फाइनली इस दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद करेगा। और तुम, एक बार मैं फिर से बता दूं, तुम एक ऐसी महिला थी वेस्ट कंट्री की जो पूरे के पूरे वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत थी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों की ये बातें आपको समझ में आया होगा और आपके दिल और दिमाग दोनों में अच्छे तरीके से घुस गया होगा। और मैं आपको लास्ट में यही बात बोलना चाहूंगा कि सर अगर आप किसी को प्यार करते हो ना तो उसकी खूबसूरती को देख करके, आई मीन उसकी बाहरी खूबसूरती को देख करके प्यार मत करना, उसकी इंटरनल खूबसूरती के देखना। इंटरनल खूबसूरती, इंटरनल ब्यूटी इज द बेस्ट ब्यूटी मेरे भाई। जो आंतरिक खूबसूरती होती है ना वही सबसे अच्छी खूबसूरती होती है। बाहरी खूबसूरती तो एक दिखावा होता है, एक समय के बाद वो ढल ही जाती है, एक समय के बाद वो ढल ही जाती है।
चलिए मेरे भाई, मिलेंगे हम लोग फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। एक एक चीज आपको समझ में आया होगा।